और आइए आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑपरेशन एम यानी मदरसा मॉनिटरिंग। इस मिशन में योगी फोर्स के रडार पर एक या दो नहीं, प्रदेश के 558 मदरसे हैं और ये सारे मदरसे अब जांच के घेरे में। आरोप बहुत गंभीर आरोप है मिड डे मील में गड़बड़ी का, फर्जीवाड़े का और भ्रष्टाचार का। यानी बच्चों के हक के खाने पर डाका डालने वालों के खिलाफ अब योगी सरकार एक्शन ऑन कर चुकी है। इस हिसाब से हम पेमेंट करते हैं होटल वालों के टोकन बैठते हैं। योगी फोर्स के टारगेट पर 558 मदरसे। इन मदरसों पर कानून का हंटर चलने वाला है। यूपी में योगी सरकार का मिशन एम यानी मदरसा मॉनिटरिंग ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। यूपी में 558 मदरसे ऐसे हैं जो योगी फोर्स की रेडार पर हैं। उनकी शिकायत लंबे वक्त से मिल रही थी। इन मदरसों की मिड डे मील योजना में गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई। यानी बच्चों के हक का खाना कोई और खा रहा था। लेकिन अब योगी सरकार ने साफ कर दिया कि इन तमाम मदरसों में हुई हर गड़बड़ी का हिसाब होगा। जो भी दोषी पाया गया उस पर सीधा एक्शन होगा। दरअसल अखिल भारतीय पसमानदा समाज मंच की ओर से शिकायत आई। आरोप लगे कि मदरसों में बच्चों की संख्या बढ़ाकर दिखाई गई और सरकारी राशन फंड से खेल हो रहा है। इसके बाद मिड डे मील प्राधिकरण ने 558 मदरसों को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के 558 मदरसों पर उठे सवालों के जवाब में जी न्यूज की टीम भी ग्राउंड पर उतरी। शहर शहर मदरसों में मिड डे मील की सच्चाई जानने पहुंची। चलिए, थैंक यू भैया। जी न्यूज की टीम संभल के मदरसा हामिदिया अशरफिया पहुंची। ये जानने की कोशिश कि आखिर मिड डे मील को लेकर शिकायत क्यों है। तो पता चला कि यहाँ मिड डे मील मदरसों में तैयार ही नहीं होता, बल्कि ठेकेदार खाना पकाकर मदरसों तक पहुँचाते हैं और फिर यहाँ मिड डे मील का वितरण किया जाता है। मदरसों में, स्कूलों में, और हम कहते हैं कि हमारे यहाँ खाना पकाया आता है। हमारे यहाँ अनाज या पैसे नहीं आते, जो आता है खाना वो तकसीम हो जाता है। बरेली के मदरसा इस्लामिया अरबिया इशा अतल उलूम ने पहले से ही मिड डे मील का बहिष्कार कर रखा है। मदरसा प्रबंधन का तर्क है कि मिड डे मील में मिलने वाला खाना अच्छा नहीं होता और अच्छे खाने के एवज में मदरसा संचालकों से पैसे की मांग की जाती है। क्या खाने लायक होता था? ना खाने तो कभी एक केला दे दो, एक सेब दे दो, एक आम दे दो, और कभी कभी दलिया आ गया। अब हमें क्या मालूम दलिया आपने किस तरह से बनाया है, क्या है। महाराजगंज में भी जी न्यूज की पड़ताल में मदरसे के अंदर मिड डे मील बनते नहीं दिखा। जब इसे लेकर सवाल किया गया तो जवाब गोल मटोल ही रहा। ये तो महज बानगी भर है। यूपी के ऐसे सैकड़ों मदरसे अब योगी फोर्स के रेडार पर हैं, जहां गड़बड़ी की शिकायत मिली। इसमें देवरिया के 17 मदरसे भी हैं, जिसकी जांच शुरू होने वाली है। विद इन वीक मेरे द्वारा स्वयं और अन्य अधिकारियों के द्वारा वहां एमडीएम की जांच कर ली जाएगी और अपनी रिपोर्ट बना करके जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए शासन को प्रेषित किया जाएगा और यदि हमारे स्तर पर कार्रवाई संभव होगी तो हम कार्रवाई करेंगे उसमें। दरअसल योगी सरकार पिछले कुछ समय से प्रदेश के मदरसों के आधुनिकीकरण, शिक्षा प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाने की कोशिश लगातार कर रही है। इससे पहले भी बिना मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया गया था। अब योगी सरकार के रेडार पर मदरसों में जारी भ्रष्टाचार है, लिहाजा मदरसा संचालक अपना बही खाता तैयार करने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में योगी फोर्स एक्शन मोड में है। मिशन एम तय हो चुका है, ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार है। इस बार टारगेट छोटा नहीं, 558 टारगेट हैं। 558 मदरसे हैं जो रडार पर हैं। मिड डे मील में घोटाले की यही जांच की जा रही है। लेकिन एक तरफ मदरसों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, तो दूसरी तरफ सीतापुर में कई अवैध मस्जिदों पर और बाजारों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। 2 दिन 48 घंटों के अंदर अंदर 2 बार एक्शन, और इस दौरान मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान सब कुछ बुलडोजर की मार से ढेर किए गए। पहले मस्जिद पर चला बुलडोजर, फिर मजार की दीवार हुई जमींदोज।
यूपी के सीतापुर में 36 घंटे के अंदर भाईजान को 2 बड़े झटके लगे। पहले तो 30 मार्च की सुबह प्रशासन ने तालाब की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाया और फिर आज सुबह सुबह अवैध तरीके से बनी मजार और कब्रिस्तान की दीवार को गिरा दिया। इन दोनों कार्रवाई का मकसद एक ही था, जो अवैध है वो मिटेगा, क्योंकि योगी का मैसेज क्लियर है। उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे। आज देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। दरअसल सीतापुर प्रशासन पिछले कई दिनों से शहर के सौंदर्यीकरण में जुटा है। इसी कड़ी में कैप्टन मनोज पांडे चौराहे के पास कई जगह अतिक्रमण की जानकारी मिली। कई दुकानें भी शामिल थी इसमें और कुछ मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान भी। लिहाजा बुलडोजर ने सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। सबसे पहला नंबर लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में बनी मस्जिद का आया, जो करीब 22 साल से यहाँ खड़ी थी। हालांकि इसे लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा था, मगर कार्रवाई नहीं हो पाई। आखिरकार 30 मार्च की सुबह सूरज निकलते के साथ ही इस अवैध मस्जिद का अस्त हो गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धार्मिक इमारतें और आम लोगों की दुकानों पर ही पीले पंजे की मार पड़ी। इलाके में सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया में बाधा बन रही। एक पुलिस चौकी को भी जमींदोज कर दिया गया और जिस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया उनको भी पहले नोटिस दिया जा चुका है। कोई आरोप ना लगे कि हमने अपनी चौकी बचाई, वो आ रही थी उस रेंज में, इसलिए उसको हटाया गया। सर एक मजार भी आ रही है इस रेंज में। जो भी इस रेंज में आएगा, जो जिला प्रशासन ने चिन्हित किया होगा, जिला प्रशासन के अनुसार कार्रवाई होगी। इसके लिए 7 थानों की फोर्स और 1 कंपनी PSC डिप्लॉय की गई है। मगर चूंकि मामला मजार और कब्रिस्तान से जुड़ा था, लिहाजा बुलडोजर कार्रवाई को योगी फोर्स की मौजूदगी में अंजाम दिया गया। कई थानों की पुलिस टीम और PSC के सामने इस अवैध दीवार को ध्वस्त किया गया, ताकि कानून व्यवस्था में कोई भी बाधा न हो और बुलडोजर अपना काम करता रहे। सीतापुर में कब्रिस्तान की अवैध तरीके से जो बनाई गई थी बाउंड्री कई वर्षों पहले, उसे गिरा दिया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ कब्रिस्तान तरीमपुर का है और आप देख सकते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई इसी कब्रिस्तान पर हो रही है। राजकुमार दीक्षित, जी मीडिया, सीतापुर। लेकिन गाजियाबाद के लोनी से एक और तस्वीर सामने है, विचलित करने वाली और दिल दहलाने वाली वारदात। एक हिंदू प्रोफेसर, उसको मार दिया गया। वजह चूंकि उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की, इसकी कीमत उसने चुकाई अपनी जान देकर। आरोप यह कि लड़की के परिवार वालों ने समझौते का बहाना बनाकर के उस लड़के को, उसके परिवार को बुलाया, गला दबाकर उस लड़के की हत्या कर दी। इसी के बाद अब परिवार सरकार की तरफ देख रहा है, इंसाफ मांग रहा है। गाजियाबाद के लूनी के रहने वाले प्रोफेसर नितिन जयंत ने 28 मई 2025 को मुस्कान नाम की लड़की से आर्य समाज मंदिर में शादी की। अपराध सिर्फ इतना कि मुस्कान मुस्लिम परिवार से थी और नितिन दलित समाज से। नितिन के परिवार को रिश्ता मंजूर था, लेकिन मुस्कान के परिवार को रिश्ता गवारा नहीं था। धमकी दे रही थी, लेकिन इसी बीच रविवार के दिन नितिन की उसकी पत्नी के साथ किसी बात पर नोकझोंक हुई और नितिन की पत्नी अपने घर से चली गई मायके। लेकिन मायके वालों ने सुलह करने के लिए नितिन को बुलाया और सुलह के बहाने नितिन की गला दबाकर हत्या कर दी और खेतों में उसके लाश को फेंक दिया। परिवार वाले लगातार इंसाफ की गुहार कर रहे हैं, क्योंकि नितिन की पत्नी गर्भवती थी और ये चाहते हैं कि नितिन की पत्नी उस बच्चे को इस परिवार को सौंप दे। जिस तरीके से नितिन की बेरहमी से हत्या की गई, हो सकता है उस बच्चे की हत्या कर दी। लेकिन सवाल कई हैं, क्या वाकई नितिन की पत्नी इस बात को जानती थी कि उसके पति पर खतरा था, उसके घर वाले उसे मार देंगे, और नितिन की पत्नी से ही फोन कराकर नितिन को बुलाया गया था सुलह कराने के लिए। परिजनों का आरोप ये कि शादी के बाद से मुस्कान के घर वालों की तरफ से लगातार धमकियां थी। यहाँ तक कि नितिन के परिवार ने थाने में शिकायत कराई, क्योंकि उन्हें ऐसी ही अनहोनी का डर था। आरोप ये कि लड़की के घर वालों ने समझौता करने के बहाने नितिन को बुलाया। नितिन अपने भाई और चाची के साथ वहां पहुंचा, जहां आरोप है कि मुस्कान के परिवार वालों ने नितिन की गला दबाकर हत्या कर दी और नितिन के शव को खेत में फेंक दिया। हम दोनों भाई गाड़ी में बैठ के चले गए। हमें ले जाया गया, भनेड़ा गांव पड़ता है फरकनगर से आगे। वहां नहर पे ले जाके इन्होंने हमारे साथ वारदात की और मेरे भाई की मृत्यु हत्या को अंजाम दिया इन्होंने मेरे आंखों के सामने।
एक परिवार जिसने अपने बेटे को खोया, एक भाई जिसने अपने आंखों के सामने भाई को मरते देखा, एक अजन्मा बच्चा जो पिता का चेहरा नहीं देख पाया। घर में मातम का माहौल है, परिवार सिर्फ रो रहा है। और मन में बच्चों की कसम भी खा रहे थे कि भाई ऐसा कोई घटना नहीं होगी, आप आ जाओ और ले जाओ। और उसमें मेरा बड़े वाला भाई अमित कुमार और नितिन, एक आंटी थी वो भी गई। उन्होंने बंद फाटक पे बुलाया था और बंद फाटक से ही उन्होंने कार में बैठाया और वहाँ से मतलब वे जंगल के रास्ता लेकर गए और वहीं मेरे भाई की गला दबा के हत्या कर। अब नितिन का परिवार की मांग इंसाफ की है। मांग ये कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और बच्चे के जन्म के बाद उनको सौंपा जाए। उसने नहीं खोली, फिर उसने कहा मुस्कान गेट खोल, मेरे को भूख लग रही। उसने गेट खोले, फिर उसके बाद में बस उसने कहा कि अब तक तू सोई। आप लोग क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, बस बच्चा चाहिए, जो भी होगा, लड़की हो या लड़का हो, ठीक ठाक बच्चा चाहिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, बाकियों की तलाश है। उधर बाराबंकी में एक मदरसे के मौलाना ने एक बच्ची की मस्जिद में बुलाकर रेप करने की कोशिश की। आरोप है कि इस दौरान गांव के कुछ लड़के वहां मौजूद थे जिन्होंने वीडियो बनाया और इसके बाद मौलाना ने उन बच्चों को धमकाकर डराकर वीडियो डिलीट किया। मामले को दबाने के लिए मौलाना और उसके परिवार के लोगों ने निकाह करने का आश्वासन दिया, लेकिन पंचायत में वो निकाह करने से मुकर गया और इसी के बाद युवती की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, आरोपी मौलाना को गिरफ्तार किया और जेल भेजा। मस्जिद में मौलाना का महापाप, योगी फोर्स करेगी मौलाना का हिसाब। आपको बहला फुसला के आपके साथ व्यवहार किया गया, फिर आपको शादी का झूठा? जी हाँ, धीरे धीरे बात होने लगी भी, मोहब्बत भी हुई दोनों में। वो तो निकाह करेगा नहीं, तो हम सोचते हैं वो सजा काटे बस। सुना आपने, नाम है मौलाना रेहान, पेशा मदरसे में पढ़ाना, लेकिन आरोप है मस्जिद में लड़की को बुलाकर रेप की कोशिश। पीड़िता का आरोप है कि पिछले 2 सालों से आरोपी उसके संपर्क में था, शादी का झांसा देता रहा और फिर भरोसे का फायदा उठाकर उसे मस्जिद में बुलाया, जहां अश्लील हरकत करने के बाद और रेप की कोशिश की। आपको बहला फुसला के आपके साथ व्यवहार किया गया, फिर आपको शादी का झूठा? जी हाँ, धीरे धीरे बात होने लगी भी, मोहब्बत भी हुई दोनों में। वो तो निकाह करेगा नहीं, तो हम सोचते हैं वो सजा काटे बस। इस मौलाना का काम बच्चों को तालीम देने का है, वही मौलाना मस्जिद में हैवानियत पर उतर आए। मस्जिद के अंदर रेप करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है। सामने रहने वाली एक 19 साल की लड़की ने यह आरोप लगाया है कि इसी मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने वाले जो मौलवी थे, उन्होंने उनके साथ रेप करने की कोशिश की। हालांकि बाराबंकी पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। लेकिन बाराबंकी की बहादुर बेटी ने मौलाना का महापाप दुनिया के सामने लाकर रख दिया। जब जी न्यूज की टीम गांव पहुंची तो लड़की के पिता ने मौलाना पर कई संगीन आरोप लगाए, सबूत मिटाने तक की बात कही। ये तो आपकी बच्ची को, आपकी जो लड़की है उसको कब से ही जानते हैं? 2 साल से बातचीत चलता है। 2 साल से हाँ। की कोशिश की गई जी आपकी बेटी के साथ? जी, सरकार से कहना यही है कि जो न है निकाह करें या इसका सजा दी जाए। परिवार का दावा ये कि मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई ताकि सच्चाई सामने ना आए। गरीब परिवार अब सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आरोपी के पिता का कहना ये कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है, बेटा बेगुनाह है। कि आपकी लड़की ने कोई रेप करने की कोशिश नहीं की? हम रेप क्यों करता? रेप करने की कोशिश? रेप करने की कोशिश नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है, ये गलत आरोप लगाया गया है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक्शन लिया। पीड़िता की शिकायत पर बीएनएस की धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी मौलाना को गिरफ्तार किया गया। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। बाराबंकी का हैवान मौलाना योगी फोर्स के शिकंजे में है और योगी फोर्स उसका इलाज करने को तैयार है, क्योंकि योगी राज में बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों का अंजाम
तय है। बाराबंकी से जी न्यूज के लिए प्रीति श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अब रुख पश्चिम बंगाल का, जहां एक बार फिर मंदिर को निशाने पर लिया गया। आसनसोल में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की। वहां के लोगों का अंदर गुस्सा भर गया। गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ तो बीजेपी नेताओं ने बंगाल पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। चुनावी माहौल के बीच पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक ऐसी खबर आई जिसने ममता राज में कानून व्यवस्था और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। यहां कई साल पुराने हनुमान मंदिर में देर रात असामाजिक तत्वों ने घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति, शिवलिंग और देवी देवताओं की प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त की गई। जैसी जानकारी हिंदुओं को लगी, इलाके में आक्रोश फैला। भारी संख्या में गुस्साई भीड़ सड़कों पर आई। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामला बढ़ा। बीजेपी नेता और विधानसभा उम्मीदवार मौके पर पहुंचे। पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क को पूरी तरह जाम किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस ने कार्रवाई के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की। तो बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला और बिगड़ा। इस दौरान पुलिस के जवानों की बीजेपी नेता और आम लोगों से बहस हुई। हालांकि किसी तरह मामले को शांत कराया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। इलाके में तनाव के हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि पश्चिम बंगाल में हिंदू धर्म स्थलों में तोड़फोड़ की पहली घटना नहीं। इसके पहले नंदीग्राम में भगवान राम की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की गई। तो फिर सवाल ये कि घटनाएं लगातार जारी क्यों हैं? ये रुकती क्यों नहीं? ये कानून व्यवस्था की कमजोरी है या चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश? फिलहाल पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। जांच का भरोसा दिया, लेकिन लोग अभी भी ममता सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल में पूरी पॉलिटिकल पार्टी चुनावी मैदान में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी का दावा यह कि 4 मई दीदी गई, तो ममता की पार्टी टीएमसी का कहना यह कि बंगाल कभी भी बीजेपी को नहीं चुनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज बन रहा है असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन। सवाल ये कि बाबरी की नींव अपनी सियासी इमारत खड़ी करने वाले हुमायूं कबीर चुनाव में कितना असर दिखाएंगे? क्या वो बड़े भाईजान असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर दीदी का खेल बिगाड़ सकते हैं? पूरी डिटेल, हर इक्वेशन, बंगाल की सियासी हलचल पर यह रिपोर्ट आपकी। चुनावी घमासान, बंगाल में हिंदू मुसलमान। 3 हफ्ते बाद बंगाल में पहले चरण का मतदान होगा। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, सियासी पारा चढ़ रहा है। आज बंगाल में एक नई तस्वीर सामने आई, जो कोलकाता से दिल्ली तक सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गई। पश्चिम बंगाल में आज ओवैसी और हुमायूं कबीर ने एक साथ पहली रैली की। दोनों नेताओं के टारगेट पर ज्यादातर समय ममता बनर्जी ही रही। ना ममता बनर्जी में फर्क है, ना मोदी में फर्क है। ये दोनों भाई बहन की जोड़ी से बंगाल के मुसलमानों को आजादी दिलाना है। बंगाल में टीएमसी एसआईआर पर चुनाव आयोग को घेर कर चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जता रही है, सवाल उठा रही है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टीएमसी का पक्ष सुनकर सख्त सवाल किया।
एससी ने कहा, एसआईआर पर टीएमसी के वोटर लिस्ट से नाम हटा तो ठीक किया जा सकता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल आपत्तियों का समाधान कर रहा है। ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस होंगे। ट्रिब्यूनल काम कैसे करेगा ये तो चुनाव आयोग ही बताएगा। आपको क्या लगता है, पूर्व जज भी प्रभावित हो जाएंगे? टीएमसी से इन सवालों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर अब तक के काम पर संतुष्टि जताई। ऐसे में एसआईआर का मुद्दा साइडलाइन होने से पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान के मुद्दे को और हवा मिलनी तय है। ऐसे में मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी और हुमायूं कबीर टीएमसी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बंगाल के रण में ओवैसी ने पहली बार एंट्री की है और हुमायूं कबीर के साथ उनकी आक्रामक कैंपेनिंग टीएमसी का खेल बिगाड़ सकती है। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 85 मुस्लिम बहुल सीटों में से 75 अपने नाम की थी। बीजेपी को 9 सीटें और 1 सीट अन्य उम्मीदवार के खाते में गई थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि उस वक्त ममता की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला, मुस्लिमों को लेकर अटैकिंग राजनीति करने वाला ओवैसी और हुमायूं जैसा तीसरा फ्रंट नहीं था। अब हिंदू मुस्लिम फैक्टर कितना रोल प्ले करता है ये तो चुनाव नतीजों से ही सामने आएगा। लेकिन बीजेपी फिर एक बार वो नारा दोहरा रही है जो 2021 में पीएम मोदी ने दिया था। बंगाल के कोने कोने से अब एक ही आवाज आ रही है, बंगाल के हर घर से एक ही आवाज आ रही है, बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जाच्छे, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी। पूरा हिंदुस्तान में इस बात तैयार हो गया, सारे लोग बोल रहे हैं 4 मई दीदी गई। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ममता जी बहुत सारे बातें बोल रहे हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग है तो दूसरी तरफ दिल्ली में गैस की किल्लत ने आम लोगों की रसोई पर सीधा असर डाला। इस संकट को मौके में बदलकर कालाबाजारी करने वाले गैंग मुनाफा कमा रहे हैं। जी न्यूज के कैमरे पर कालाबाजारी करने वाले कैद हुए जो ये बता रहे हैं कि सिलेंडर का संकट किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया। दिल्ली में गैस की किल्लत के बीच कालाबाजारी चरम पर। घरेलू सिलेंडर 5,000 रुपए से 6,000 रुपए तक बिक रहे हैं, जबकि छोटे सिलेंडर में गैस भरने का रेट 350 से 500 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। लखनऊ में योगी फोर्स एक्शन में आलमबाग में छापेमारी कर 52 घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए, जहां दोगुने दाम पर उनको बेचा जा रहा था। उधर गुरुग्राम में कालाबाजारी रोकने के लिए 24 घंटे 7 दिन एक्शन वाला कंट्रोल रूम बनाया गया, ताकि शिकायत मिले तो तुरंत कार्रवाई। मिडिल ईस्ट में युद्ध और सप्लाई संकट के बीच राजधानी दिल्ली में रसोई की आग ठंडी पड़ चुकी है और इस आपदा में कालाबाजारी करने वाला गिरोह एक्टिव है। इन कालाबाजारियों को बेनकाब करने के लिए जी न्यूज की टीम दक्षिणी दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके संगम विहार पहुंची, जहां हाल ही में क्राइम ब्रांच ने 183 सिलेंडर जब्त किए। सरकार की सख्ती के बावजूद यहां के गैस गोदाम में घपला जारी है। कैमरे में कैद वेंडर खुलेआम कहता है, वीडियो डालना है डाल दो, सिलेंडर मिलेगा लेकिन दाम लगेगा। यानी सरकारी सिस्टम के बाहर एक पूरा पैरेलल गैस सिलेंडर बाजार खड़ा हो चुका है। संगम विहार में एलपीजी की कालाबाजारी का खेल कैमरे में कैद हुआ। अब चलते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जहां जी मीडिया की टीम पहुंची एक छोटी सी दुकान में। यहां जो देखा वो हैरान करने वाला है। एक नाबालिग बच्चा घरेलू सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भर रहा है बिना किसी सुरक्षा के, और कीमत 400 रुपए प्रति किलो, और सुरक्षा जांच माचिस जलाकर। यानी हर पल मौत का खेल और प्रशासन को खबर तक नहीं। गैस है ना? क्या भर दो? 1 किलो भर दो यार, अभी काम चलाने के लिए। कितने पैसे लोगे? 400। और कोई दुकान ना यार कम ज्यादा कर लो यार, थोड़ा पैसा कम कर दो ना, इतना यही रेट है। जी न्यूज की टीम जब तिगड़ी गोल चक्र की तरफ पहुंची तो
तो यहाँ के दुकानदारों ने खुद कबूला कि गैस की असली कीमत नहीं बढ़ी, खेल वेंडर्स ने किया है और छोटे सिलेंडर में 350 रुपए किलो गैस भरने का सौदा हुआ। गैस भर जाएगी? हाँ भैया बता देंगे ना, ये 1 किलो हो जाएगा ना। 1 किलो ही चाहिए। कितने? थोड़ा ठीक कीजिए वाले। हाँ क्या कह रहे हैं? मिली ना आज कर लो। गैस ना मिल रही? मिली ना क्या फिर तो लोग आना रहे होंगे इतनी महंगी लेने। राजधानी दिल्ली में गैस का खेल है, लेकिन यूपी की राजधानी लखनऊ में योगी सरकार की सख्ती साफ है। लखनऊ में गैस की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई हुई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने आलमबाग इलाके में छापा मार 52 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए। जांच टीम को आरोपी के घर से 40 सिलेंडर और गाड़ी से 12 सिलेंडर मिले। आरोपी की घरेलू सिलेंडर को दोगुने दामों पर बेचा जा रहा था। गैस सिलेंडर की मारामारी के बीच एक्शन गुरुग्राम में हुआ। एलपीजी की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए 24/7 कंट्रोल रूम बनाया गया। हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। गैस सप्लाई को पूरी तरह पारदर्शी रखा गया। लैंडलाइन नंबर पर आम लोग गैस की किल्लत, देरी या कालाबाजारी की शिकायत दर्ज करा रहे हैं। 6 टीम रोजाना फील्ड में उतर रही हैं। गैस एजेंसी और गोदामों की जांच कर रही हैं। यानी केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक फुल एक्शन मोड में, ताकि सिलेंडर की कमी दिखाकर कालाबाजारी गैंग पर शिकंजा कसे और आम लोगों को इस गैंग से बचाया जा सके। दिल्ली से अमित भारद्वाज और लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन 12 घंटों के बाद क्या अमेरिका वॉर जोन छोड़ने वाला है? क्या ट्रंप ने अमेरिकी सेना को वापस बुलाने का प्लान बना लिया है? बस ऐलान होना बाकी है। यह सवाल इसलिए भी क्योंकि ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में 4 बार कहा कि हम ईरान से लौट रहे हैं, अब हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं। और कल सुबह एक बार फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अमेरिका से मिडिल ईस्ट तक ट्रंप के संबोधन पर सबकी नजर। अमेरिका ने की भागने की तैयारी। 12 घंटे बाद सीज फायर की बारी। 12 घंटे बाद ईरान का इतिहास बदल सकता है। 12 घंटे बाद मिडिल ईस्ट में नए युग की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि 12 घंटे बाद ट्रंप बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अमेरिका के ढीले पड़े तेवर और ट्रंप के हालिया बयान बता रहे हैं कि अमेरिका में 1 अप्रैल की शाम, यानी भारत में कल सुबह, ट्रंप बड़ा ऐलान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप ईरान युद्ध से बाहर निकलने की योजना बता सकते हैं। दरअसल अमेरिका की वापसी की उम्मीद इसलिए भी क्योंकि ट्रंप इस वक्त चौतरफा दबाव में। ईरान को मिटाने का दावा फेल हो चुका है। ईरान के टोटल सरेंडर की डिमांड भूल चुके हैं। ट्रंप को अमेरिका में जवाब देना भारी पड़ रहा है। ट्रंप से पूछा गया कि तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, अमेरिका के लोगों पर असर हो रहा है, इस पर काबू पाने के लिए आपका क्या प्लान है? तो ट्रंप ने कहा कि ईरान छोड़ना होगा। हालत यह कि ट्रंप सब कुछ भूलकर अमेरिका की जनता को न्यूक्लियर खतरा याद दिला रहे हैं। खामनेई की हत्या को अमेरिका की सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ट्रंप के लिए मुद्दा नहीं और ईरान में किसकी सत्ता होगी इसकी परवाह नहीं। अब सवाल ये कि आखिर दुनिया भर में अपनी दादागिरी चलाने वाले, हर दिन 4 देशों को धमकाने वाले ट्रंप ईरान पर बैकफुट पर क्यों आए? 1 महीने तक जंग लड़ने के बाद जब ट्रंप के पास ये जवाब नहीं कि ईरान युद्ध का टारगेट क्या था, तो ट्रंप यहां से लौटने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हैं और सबसे बड़ी वजह है ईरान का पलटवार। ईरान ने मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस बर्बाद की। 13 अमेरिकी बेस सैनिकों के रहने लायक नहीं बचे। अमेरिका की कुल 17 मिलिट्री साइट्स बर्बाद हो चुकी हैं। अमेरिकी फाइटर जेट गिरे, डिफेंस और रडार तबाह हुए। मिसाइल और ड्रोन्स के आगे कई अमेरिकी हथियार एक्सपोज हुए। अमेरिका की रणनीति बैकफायर होने की दूसरी वजह है ट्रंप को अंदाजा नहीं था कि हॉर्मुज रूट इतना बड़ा हथियार बन जाएगा। ट्रंप ने बुलाया, धमकाया, लेकिन साथ देने कोई नहीं आया। तेल और गैस की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। कई अहम सहयोगी देशों में गंभीर एनर्जी संकट है। तीसरी बड़ी वजह अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की सीमाएं। ईरान के आगे मिडिल ईस्ट का रक्षा कवच काम नहीं आया। 20 से ज्यादा तेल और गैस साइट्स को भारी नुकसान हुआ।
युद्ध आगे बढ़ाना यानी खाड़ी की पेट्रोलियम संपदा पर खतरा। यही वजह कि सऊदी समेत कई ऐसे देश जो चाहते हैं कि ईरान कमजोर हो, वो भी डिफेंस सिस्टम नाकाम होने से परेशान है। ट्रंप ने सारे पैंतरे अपना लिए, लेकिन ईरान ने हमले नहीं रोके और मिडिल ईस्ट के कई शहरों में 30 दिन से सुबह की शुरुआत धमाकों के साथ हो रही है। चौथी बड़ी वजह ईरान का संकल्प। एक तरफ ट्रंप को रास्ता नहीं सूझ रहा, दूसरी ओर ईरान का एजेंडा क्लियर है, लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। तेहरान की सड़कों पर घूमते ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की ये तस्वीरें बता रही हैं कि अमेरिका सैकड़ों टन बारूद गिराने के बावजूद ईरान के हौसले नहीं तोड़ पाए। हालत ये कि ट्रंप समझौते की रट लगाए बैठे हैं। ईरान सीधे बात करने को तैयार नहीं, साफ इनकार कर रहा है कि जब ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं तो ट्रंप से बातचीत कैसे। ऐसे में सवाल ये कि क्या ट्रंप युद्ध आगे बढ़ाने का रथ उठाएंगे या सब कुछ समेटकर खाड़ी से बाहर निकल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ट्रंप के बयानों से लगभग तय है कि अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। ईरान को मिटाने और झुकाने की कहानी बहुत पीछे छूट गई। अब अगर अमेरिका ईरान से खाली हाथ लौटा तो ये जीत सिर्फ ईरान की नहीं, दुनिया की नजर में भले ही ईरान ने अकेले अमेरिका और इजराइल से मोर्चा लिया, लेकिन नेटो के कुछ देशों ने वो किरदार निभाया कि ट्रंप को मजबूर होकर युद्ध नीति बदलनी पड़ी। ईरान से नहीं, नाटो से हार गए ट्रंप। क्या नाटो ने ट्रंप को बेबस कर दिया? ट्रंप ने 2 हफ्तों तक गुहार लगाई, एहसान गिनाए, धमकी दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रंप ने एक एक देश का नाम लेकर बुलाया, लेकिन अमेरिका की जंग लड़ने कोई नहीं आया और अंजाम ये है कि ईरान में अपना मिशन रोकने से पहले ट्रंप बुरी तरह बौखला गए। अब सवाल यह है कि क्या नाटो ने ट्रंप का हौसला तोड़ दिया है? क्योंकि अब ट्रंप साफ कह रहे हैं ईरान से जंग में कोई भी देश हमारी मदद नहीं करना चाहता। नाटो पार्टनर्स ने अमेरिका को अकेला छोड़कर मूर्खता की है, ये याद रखा जाएगा। अमेरिका किसी को बचाने नहीं आएगा। ट्रंप की बौखलाहट बता रही कि नाटो में शामिल यूरोपीय देशों ने उन्हें बुरी तरह निराश कर दिया है। मजबूरी में ट्रंप को अपने प्लान बदलने पड़े हैं। दरअसल ट्रंप ने यूरोप को कई तरह से आजमाया। ट्रंप ने सोचा था नाटो के आने से हॉर्मुज रूट खुल जाएगा, तीसरे देश के आने से ईरान दबाव में आएगा, लेकिन हॉर्मुज तक आना तो दूर, यूरोप के बड़े देशों ने अमेरिका को अपने खुद के बेस इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खुद बता रहे हैं कि कैसे यूरोपीय देशों ने साफ इनकार कर दिया। जिन देशों पर हमने सैकड़ों बिलियन डॉलर लूटा, वक्त आने पर कोई काम नहीं आया। जिन देशों से अमेरिका को बहुत उम्मीद थी, उनका जवाब देखिए। जर्मनी ने कहा हमसे सलाह लेकर युद्ध नहीं छेड़ा था। ब्रिटेन ने एयरबस इस्तेमाल करने से रोका। फ्रांस ने कहा यह अमेरिका की जंग है, हमारी लड़ाई नहीं है। इटली ने कहा हम कोई युद्ध नहीं लड़ रहे, हम क्यों जहाज भेजे। स्पेन का जवाब था ये बेवजह की जंग, नाटो का कोई लेना देना नहीं। यूरोपीय देशों के बयान बताते कि नाटो पार्टनर्स ने ट्रंप की एक नहीं सुनी, अपनी रीढ़ सीधी की, ट्रंप के अकड़ को भाव नहीं दिया और अपने फैसले से ईरान को सीधी मदद कर दी, क्योंकि ईरान के सामने कोई नया फ्रंट नहीं खुला। इतना ही नहीं, यूरोपीय देशों में इजाजत न मिलने से अमेरिका के सामने सबसे बड़ा संकट इस बात का खड़ा हो गया कि ईरान पर हमले के लिए किसकी जमीन इस्तेमाल करें। इजरायल समेत पूरा मिडिल ईस्ट ईरान की रेंज में। ईरान की रेंज में आने पर अमेरिका के जंगी बेड़े को खतरा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना ईरान का पहला टारगेट हो जाएगी। ऐसे में हॉर्मुज खुलवाने और तेहरान को घुटनों पर लाने का मिशन अमेरिका को बहुत भारी पड़ सकता है। लॉजिस्टिक्स का खर्च, हजारों सैनिकों की जान पर खतरा। नाटो के इनकार से ट्रंप के सामने ऐसे कई सवाल खड़े हो गए जो उन्हें दोबारा सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और यही वजह कि शायद नाटो ने युद्ध में हिस्सा न लेकर युद्ध में इतनी बड़ी भूमिका निभा दी है कि सुपर पावर अमेरिका को भी अपनी सीमाओं का एहसास हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।